तो बच्चों आज क्लास 12th में चैप्टर 3 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का गेमिटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस तरीके से गेमीट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है और कैसे वो ट्रांसफर होते हैं, कैसे उनका फ्यूजन होता है, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। गेमिटोजेनेसिस का वर्ड मीनिंग ही बहुत समझ में आ जाता है। गेमिटो मीन्स गेमीट्स और जेनेसिस का मतलब जनरेशन, फॉर्मेशन। So, what is meaning of gametogenesis? The process of formation of gametes, that is called gametogenesis. शुरू करेंगे। मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स में गेमिटोजेनेसिस किस तरीके से होता है, कौन सी स्टेज में होगा लाइफ साइकिल के, ये पूरी बातें हैं वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियोज में हम कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी जो गोनेड्स हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, वहां पर किस तरीके से गेमिट फॉर्मेशन होता है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गेमिटोजेनेसिस। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स इन द गोनाड्स। गोनाड का मतलब है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में गोनाड्स है टेस्टिस और फीमेल में गोनाड्स है वो ओवरीज। टाइप्स ऑफ गेमिटोजेनेसिस: स्पर्मेटोजेनेसिस and oogenesis. There are two types of gametogenesis. First one is spermatogenesis. Very simple meaning: the process of formation of sperms, that is called spermatogenesis. It take place in the testes. And oogenesis, the process of formation of ovum, that is called oogenesis, and it is takes place in the ovaries. तो हम स्ट्रक्चर में देख चुके हैं बच्चों, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, देन योर आंसर शुड बी seminiferous tubules, because the seminiferous tubules are the exact site of spermatogenesis or male gamete formation, and oogenesis takes place in the ovaries. वो सारी चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। एलिमेंट्री आइडिया मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्मेटो जो है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। कहां पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो लोकेट होती हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, 1 से लेकर के 3 संख्या में। कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की? इसको 2 टाइप में बांटा है, स्टेजेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट वन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का मतलब है कि स्पर्म मदर सेल है या स्पर्मेटोगोनिया है, वो मियोसिस डिवीजन में जाती है, और मियोसिस डिवीजन करके एक पेरेंटल सेल है वो 4 हैप्लॉइड सेल बनाती है। चारों हैप्लॉइड सेल हैं वो राउंड होती हैं, गोल होती हैं, और अभी ये नॉन मोटाइल है। क्या बोला है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल प्रोड्यूस स्पर्मेटिड्स, और 4 हैप्लॉइड सेल बनने के बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म। मतलब यहाँ पर उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। आपको पता है कि मेल गेमीट है वो मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, टेल्ड स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके की स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटिड ऐसे नहीं होते, स्पर्मेटिड राउंड होते हैं। चारों डॉटर सेल है वो राउंड होती है, और वो राउंड सेल है वो कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, बदल जाए, ये टेल्ड स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट हो जाए, तो वो प्रोसेस कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्मेशन या मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनना, ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों स्टेजेज हैं वो, उनमें कुछ चेंजेज हैं, कुछ अंतर हैं। यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्पर्मियोजेनेसिस में, क्योंकि आपको पता है कि सेल की सारी मशीनरीज है, सारा साइटोप्लाज्म है वो ओवम लेके आता है। स्पर्म है वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल लेके आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट चाहिए, बाकी मूवमेंट के लिए वो एक बहुत लंबा उसको पाथवे
ट्रेवल करना होता है, उसमें मूवमेंट करना होता है, तो टेल होनी चाहिए और एनर्जी गिविंग, एनर्जी जनरेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए। यहाँ ये सारी चीजें होनी जरूरी होती हैं। बाकी सब कुछ है वो देगा ओवम। तो क्या इवेंट होती हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड या स्पर्मियोजेनेसिस है, वो सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन की। आपको पता है कि जो गैमिट फॉर्मेशन होता है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन गैमिट मदर सेल, और बाकी बॉडी में जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है। तो गैमिट फॉर्मेशन के लिए यहां पर हो रहा है रिडक्शनल डिवीजन मींस मियोसिस डिवीजन। मैंने आपको बताया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी इनर लाइनिंग है वो बनी होती है जर्मिनल एपिथीलियम की। बच्चों याद रखिए, अगर जर्मिनल एपिथीलियम की सारी सेल है वो स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो गई, मतलब स्पर्म मदर सेल में बदल गई, तो स्पर्म मदर सेल का रिजल्ट क्या होता है, वो तो 4 हैप्लॉइड सेल में बदल जाते हैं। तो सारी की सारी सेल है अगर स्पर्म मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है या स्पर्म मदर सेल का काम करती है तो वो तो सब स्पर्म बन जाएंगे। बाकी फिर यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम में सेल कहां से आएंगी? तो यहां मल्टीप्लीकेशन होता है। जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं इक्वेशनल डिवीजन के द्वारा, जिसको आप बोल रहे हैं माइटोसिस बोल रहे हैं। तो सबसे पहला जो डिवीजन होता है ये इनर लाइनिंग में, इनर लाइनिंग की सेल्स में, या आप कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया में। ये कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस डिवीजन है, जो स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ाता है। तो आप यहां देख पा रहे हैं डिप्लॉइड सेल है 2n, 2n से 2 सेल बनी, फिर 2 से 4 सेल बनी। इनमें से कुछ सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर के और अब एक्ट करेंगी स्पर्म मदर सेल का या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, जो इसको आप मियोसाइट भी कह सकते हैं। मियोसाइट मींस सेल विच अंडरगोज टू मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस होने के बाद में कुछ सेल्स है, सारी सेल नहीं, कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होकर के एंटर चल कर लेंगी मियोसिस फर्स्ट में। जो सेल मियोसिस फर्स्ट में एंटर करती है उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह सकते हैं, या आप मियोसाइट भी उसको कह सकते हैं। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगी, मियोसिस फर्स्ट से 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगी। ये 2 हैप्लॉइड सेल रेड कलर की आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद में दोनों की दोनों सेल है वो मियोसिस सेकेंड में एंटर कर जाएंगी और बनाएंगी 4 हैप्लॉइड सेल्स। इनको आप बोल रहे हैं स्पर्मेटिड्स। तो सबसे पहले देखिए, ये स्पर्मेटोगोनिया है, डिप्लॉइड होती है, मल्टीप्लीकेशन करके अपना नंबर बढ़ाती है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। इसके बाद में इनमें से कुछ सेल्स हैं डिफरेंशिएट होकर के और मियोसिस डिवीजन में एंटर करती हैं। उन सेल को हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, डिप्लॉइड होती है। ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके हैप्लॉइड सेल बनाती हैं। इन हैप्लॉइड सेल्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाती हैं, जिनको कहते हैं स्पर्मेटिड्स। तो आप यहां समझ सकते हैं ये स्पर्मेटिड है, इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आएगी स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं। क्योंकि मूवमेंट के लिए बच्चों याद रखिए, अगर मूवमेंट करना है तो साइटोप्लाज्म है, ये बहुत सारा साइटोप्लाज्म लॉस कर देते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको खत्म कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और सिर्फ न्यूक्लियस रखेंगे और बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म रखेंगे और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया रखेंगे। ये चीजें जरूरी है। न्यूक्लियस, some amount of cytoplasm, mitochondria and रिमेनिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुलर प्रोटीन्स हैं वो ये रखते हैं। तो
ये एक राउंड स्ट्रक्चर है, वो राउंड स्ट्रक्चर से टेल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन के आधार पे हमने समझा। अब यहां पर देख लीजिए, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक पार्ट दिखाया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग है ये वाली इनर लाइनिंग, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में आपने पढ़ा कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। और यहाँ पर लेडिग सेल्स भी पाई जाती है, कोलेजन फाइबर्स, कुछ फिब्रोब्लास्ट, बहुत सारी चीजें पाई जाती है, उनके बारे में हमें नहीं ध्यान रखना है। याद रखने वाली बात है कि जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम में जो सेल्स हैं वो क्या कहलाएंगी, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस डिवीजन करेंगी, माइटोसिस डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ाएंगी, और फिर जो सेल डिफरेंशिएट होकर के मियोसिस में जाएगी उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो हैप्लॉइड सेल बनाएगी जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोनों हैप्लॉइड सेल है वो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेंगी और चार सेल्स बनाएगी जिसको हम स्पर्मेटिड्स बोल रहे हैं। और स्पर्मेटिड है डिफरेंशिएट होकर के और टेल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगी जिनको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। और ये प्रोसेस है वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। याद रखिए, जो स्पर्मेटोगोनिया है इनमें से कुछ सेल्स हैं वो पिलर लाइक सेल्स होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म रखती है। इन सेल्स को बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो स्ट्रक्चर है वो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी डिस्कस करी और यहां पर भी कर ली, क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जी। सर्टोली सेल्स का फंक्शन है कुछ ये फैक्टर्स रिलीज करते हैं, या कहना चाहिए कि ये स्पर्म के लिए कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, साथ में ये स्पर्म्स को डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट देने का काम करते हैं। ठीक है, हाँ, मेल हार्मोन्स हैं वो लेडिक सेल्स हैं, वो यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं या लेडिक सेल्स बोलते हैं, ये मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है या एंड्रोजन रिलीज करते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर meiosis division first convert into two secondary spermatocytes which are haploid. A secondary spermatocyte again complete meiosis division second and form two spermatids which are also haploid. Thus प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फोर स्पर्मेटिड्स फोर स्पर्म्स, मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो चार स्पर्मेटिड बनाती है। यहां आप देख सकते हैं एक स्पर्मेटोगोनियम है वो डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, मियोसिस डिवीजन करके दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और दोनों के दोनों मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करके चार हैप्लॉइड सेल्स बनाती है जिनको आप स्पर्मेटिड, और बाद में वो कन्वर्ट हो जाएंगे चार स्पर्म्स में। एक सेल से चार स्पर्म्स बनते हैं, जबकि फीमेल में एक सेल से एक ही ओवम बनता है। ये चीज प्लांट में भी देख चुके हैं, क्योंकि फीमेल एग है या फीमेल गेमीट है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, चार टेट्राड में से एक ही बचता है, फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। इसी तरीके से यहाँ फीमेल में चार हैप्लॉइड सेल बनती हैं, उनमें चारों में से सिर्फ एक वर्किंग रहती है, फंक्शनल रहती है, बाकी डिजनरेट हो जाती है। उसका रीजन भी बताया, क्योंकि जो जाइगोट है या जाइगोट फॉर्मेशन होने वाला है या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, वो सारी मशीनरी है, सब कुछ सेल ओवम है वो प्रोवाइड करता है। मेल गेमीट है, स्पर्म है, वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल लेके आता है, बाकी कुछ नहीं लेके आता। तो अब आप यहां देखिए, स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है। स्पर्मिएशन का मतलब है रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स, ये इसको स्पर्मिएशन बोल रहे हैं। आफ्टर spermiogenesis sperms head are embedded in the Sertoli cells to get nourishment, then they are released to lumen of seminiferous tubules. It is called spermiation. यहां आप देख सकते हैं, ये देखिए सर्टोली सेल्स में
स्पर्मेटोजोआ का हेड है वो एम्बेडेड था, और यहां से ये मैच्योर डिफरेंशिएट होकर के और इस ल्यूमेन में आ जाते हैं, तो वो हो जाएगा, वो प्रोसेस कहलाएगी स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन टर्म समझ में आ गया? रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल टू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके बाद में गैमिटोजेनेसिस में बच्चों हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, गैमिट है वो कब बनना शुरू होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो ये भी पढ़ना जरूरी होता है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहले जो गैमिट फॉर्मेशन के लिए आदेश मिलेगा वो मिलेगा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है? सीक्रेट्स जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को जीएनआरएच के द्वारा आदेश देगा कि आप गोनेडोट्रोपिन्स, आप गोनेड्स के लिए हार्मोन सीक्रेट करिए। तो वो आदेश किस रूप में आ रहा है? सीक्रेट जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स में एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके रिस्पॉन्स में हार्मोन सीक्रेट करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड। सीक्रेट्स ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन्स, दो हार्मोन है एलएच और एफएसएच। एलएच का मतलब होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये लुटिनाइजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करेगा? एक्ट ऑन लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स पर एक्शन करेगा, और लेडिग सेल्स है वो सीक्रेट करेंगी क्या? सीक्रेट्स ऑफ एंड्रोजन, मतलब मेल हार्मोन सीक्रेट करेंगी। और ये एंड्रोजन जैसे ही रिलीज होना शुरू होता है, क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स का सीक्रेशन, स्पर्म्स का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट कर देंगे। तो एक पर्टिकुलर एज में वो जीएनआरएच रिलीज होता है, जिसको आप प्यूबर्टी बोल रहे हैं। जीएनआरएच प्यूबर्टी के टाइम पर रिलीज होगा, इसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच और एफएसएच रिलीज करेंगी। एलएच है वो लेडिक सेल्स को बोलेगा कि आप अपने एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करिए, और एंड्रोजन हार्मोन जैसे ही सीक्रेट होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस है वो शुरू हो जाता है। एफएसएच है वो क्या काम करती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स को बोलेगी, क्या करेगी सर्टोली सेल्स इसके रिस्पॉन्स में? स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ फैक्टर्स फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब जो स्पर्मेटिड बन गए हैं वो डिफरेंशिएशन करवाना शुरू कर देंगे सर्टोली सेल्स के फैक्टर्स के द्वारा। और इन सर्टोली सेल्स को कौन बोल रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रही है एफएसएच के रूप में। तो हार्मोनल एक्शन है, एक सीक्वेंस से जुड़ा हुआ एक एक आदेश है वो आता है, उसके रिस्पॉन्स में दूसरा निकलता है, तीसरा निकलता है, और लास्ट में जो रियल एक्चुअल जो एक्शन होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद में आ जाइए आप स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। बच्चों याद रखिए 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता है और 3 नंबर का भी आ सकता है। ये आपकी बुक में डायग्राम दिया है वो एक्चुअल इमेज है। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वो सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर। इसके बाद में एक्रोसोम। एक्रोसोम है जो टिप या एपेक्स होता है वहां पर एक्रोसोम पाया जाता है, और एक्रोसोम है वो बनता है बच्चों गोल्जी अपरेटस से। गोल्जी अपरेटस है उसमें आपको पता है लाइटिक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये एक्रोसोम का काम क्या है कि ओवम के अंदर पेनेट्रेट करने में स्पर्म को मदद करते हैं, क्योंकि लाइटिक एंजाइम से इन वॉल्स को, ये स्पर्म की वॉल और ओवम की वॉल है उसको डिजोल्व करते हैं, तभी तो एंटर करेगा। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है वो जेनेटिक मटेरियल लेके आ रहा है। आपको पता है कि मेल जो क्रोमोजोम्स है या मेल पार्ट है हैप्लोइड न्यूक्लियस है, वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन होगा, और यहीं पर तो कैरियोगेमी हो रही है। तो न्यूक्लियस है। इसके बाद में नेक पार्ट आप देख पा रहे, ये जो पूरा है वो हेड रीजन का पार्ट है, जिसमें एक्रोसोम और न्यूक्लियस दो ही है हेड में। नेक पार्ट, फिर मिडिल पीस। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया की कोर मिलती है, क्रोड मिलती है। आप इस तरीके से यहाँ देख पा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है वो पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी जनरेशन का काम करती है।
और इनके एनर्जी जनरेट करने से, एटीपी रिलीज करने से ही टेल है वो मूवमेंट करती है। नेक्स्ट पार्ट थर्ड है वो टेल। टेल है वो, उसका बहुत बड़ा रोल है ये स्विमिंग करने में। जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है फीमेल जेनाइटेलिया, उसमें स्विम करते हुए, और पहले वो वेजाइना में जाएंगे, वेजाइना से यूट्रस में जाएंगे, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में जाएंगे, तो कितना लंबा रास्ता इनको तय करना होता है। तो ये टेल के वाइब्रेशन के द्वारा आगे बढ़ते हैं। यहां आप उसका मेजरमेंट भी देख लीजिए, एक्रोसोम, और उसके बाद में न्यूक्लियस। ये पूरा हेड है 5 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद में मिडिल पार्ट है, मिडिल पीस है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी क्रोड होती है, कोर होती है। ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये भी इसकी जो मेजरमेंट है वो भी 5 माइक्रोमीटर होता है। टेल जो प्रिंसिपल पार्ट होता है, मतलब मेन पार्ट होता है, वो 50 माइक्रोमीटर, और टर्मिनल पार्ट है, एंड पार्ट है, वो 5 माइक्रोमीटर। तो स्पर्म की जो लेंथ होती है वो 65 म्यूएम होती है, माइक्रोमीटर होती है। A mature sperm is about 60 micrometer, 0.06 mm long. Sperm is enveloped by a plasma membrane, ये आपको पता ही है. Sperm has 3 regions: head, middle piece and tail. हेड में क्या पार्ट होते हैं? हेड ओवल शेप्ड, फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। दो ही चीजें होती है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम पाए जाते हैं। एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट कंटेन्स लाइटिक एंजाइम्स। बिहाइंड द हेड इज ए नेक, हेड के पीछे नेक है। मिडिल पीस composed of axial filament surrounded by mitochondria and cytoplasm. Mitochondria produce energy for the sperm motility. ये रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके मोबाइल के लिए, वाइप टेल को मूवमेंट करवाने के लिए एनर्जी जनरेट करती है माइटोकॉन्ड्रिया। टेल कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल एक्सिस फिलामेंट। यहां आप देख पा रहे हैं एक सेंट्रल एक्सिस फिलामेंट है, सीधा आ रहा है एक फिलामेंट, सेंट्रल एक्सिस फिलामेंट। और द स्पर्म मूव्स इन फ्लूइड मीडियम एंड फीमेल जेनाइटेलिया, जेनाइटल ट्रैक्ट बाय द अंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ द टेल। ऐसे ये चाबुक के जैसे इधर उधर घूमता है, तब जा करके ये आगे बढ़ता है। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus. एक बार के मैटिंग में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, 40% ऑफ दैट शो विगरस मोटिलिटी। मतलब जितना जितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं, यहां पर काउंट दिया 200 टू 300 मिलियंस स्पर्म्स रिलीज होते, इनका 60% है वो स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए, 60% नॉर्मल होने चाहिए शेप साइज में, और उन 60% में भी विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, बहुत तेजी से दौड़ने वाले, स्विम करने वाले होने चाहिए। नहीं तो अगर इनकी मोटिलिटी या शेप साइज में कहीं फॉल्ट रहेगा, कहीं डिफॉर्मिटी होगी, तो वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे। काफी लंबी जो डिस्टेंस है, वो एक माइक्रोमीटर स्ट्रक्चर को मूव करना है, ट्रेवल करना है, तो उनकी मोटिलिटी है, मतलब मूवमेंट है, वो विग्रस होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है गेमेटोजेनेसिस में oogenesis। oogenesis में ये ओवरी की स्ट्रक्चर डायग्राम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल्स। प्राइमोडियल का मतलब, जहां पर भी प्राइमोडियल आता है टर्म, इसका मतलब प्राइमोडियल का मतलब होता है जन्म देने वाला, कि फॉलिकल को जन्म देने वाली स्ट्रक्चर्स है। इसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल्स बनना शुरू हो गए, और सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, क्वाटरनरी फॉलिकल। फॉलिकल के अंदर आप देखिए कि जो सेल होती है, जो मियोसिस डिवीजन करती है, पहली बार जो
सेल डिफरेंशिएट होकर के और मियोसिस में जा रही है, उस सेल को हम बोल रहे हैं प्राइमरी oocyte, जो कि मियोसिस डिवीजन में एंटर करेगी प्राइमरी oocyte। और इस प्राइमरी oocyte के चारों ओर फॉलिकुलर सेल्स हैं, वो लेयर बना लेंगी और इस तरीके से एक फॉलिकल, एक गांठ दिखना शुरू हो जाएगी। ये लेयरिंग है वो बढ़ती जाती है और सेल्स हैं वो रीअरेंज हो जाती है। एक तो प्राइमरी oocyte के चारों ओर लेयर बन जाएंगी और दूसरे पूरे फॉलिकल के चारों ओर भी लेयर बन जाती है सेल्स की। तो उनके बीच में एक कैविटी बन जाती है, जिसको कल हमने पढ़ा था, वो एंट्रम। एंट्रम में जो फ्लूइड भरा होता है उसको फॉलिकुलर फ्लूइड या लिक्योर फॉलिक्यूली। और इस तरीके से प्राइमरी oocyte है वो डिवीजन करेगी मियोसिस फर्स्ट, और दो अनइक्वल सेल बनाती है। एक बड़ी सेल होती है और दूसरी छोटी सेल होती है। छोटी सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं और बड़ी सेल है उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। बड़ी सेल को सेकेंडरी oocyte। यहां फर्स्ट पोलर बॉडी है वो छोटी हो गई, अनइक्वल हो गई, सैक्रिफाइस हो गया। दो बहनें हैं, उनमें से एक ने सेक्रीफाइस कर दिया कि चल तू आगे जा, मैं यहीं पर अपने आप को बलिदान करती हूं। तो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसने सारा साइटोप्लाज्म, सारे सेल मशीनरी है वो एक को दे दी और वो बन गई सेकेंडरी oocyte। फॉलिकल्स है और भी रीअरेंज होते जा रहे हैं, इसके चारों ओर और अरेंजमेंट होते जा रहा है। तो जो सेल्स सेकेंडरी oocyte के चारों ओर लिपटी हुई है, उसको घेरे हुए हैं, उन सेल्स को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी oocyte के बीच का जो एक ए सेलुलर एरिया होता है उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, वो आगे और पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से सेकेंडरी oocyte फॉर्म में ओवम है वो रिलीज हो जाता है। बच्चों याद रखिए, ओवम अभी नहीं बना है, ओवम बनता है मियोसिस डिवीजन सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहां पर सिर्फ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है और यहां बना है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte फॉर्म में ही ग्राफियन फॉलिकल से ये रप्चर होकर के रिलीज होता है, जिसको हम बोल रहे हैं ओवुलेशन। आप यहां देख पा रहे हैं ये ओवम ओवुलेशन के द्वारा सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो गया। और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बची है यहां देखिए, इसमें से ये पूरा एक गांठ बन गई थी, इसमें से सेकेंडरी oocyte निकल गया, तो जो खांच बची रहेगी, जो घाव बचेगा, ये अब करेगा काम, क्या कहलाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते रहेगा, मतलब फीमेल हार्मोन का सीक्रेशन करते रहेगा। और धीरे धीरे ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो ये एक एक तरीके से जो वुंड बनता है वो हील होने शुरू हो जाता है और धीरे धीरे येलोविश स्ट्रक्चर से ये व्हाइटिश स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, जिसको कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, और ये फिर डिसअपियर हो जाता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर है, पूरी स्टेप है, हमने चर्चा करी डायग्राम में। अभी आप देखिए स्टेप्स। Oogenesis means it is the formation and maturation of ovum. It takes place in Graafian follicles. ग्राफियन फॉलिकल में ये oogenesis प्रोसेस है। वैसे तो फॉलिकल्स में ही बनेगा, इसको आप ग्राफियन फॉलिकल बोलने के बजाय आप फॉलिकल्स बोलिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी फॉलिकल। Oogenesis is initiated in embryonic stage when millions of egg mother cells oogonia are formed within ovary. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, जब बच्ची मां के पेट में होती है तब उसके ओवरी के अंदर oogonia बनते हैं। मेल में अंतर है, मेल का जन्म लेने के बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। जो फीमेल बच्ची है पेट के अंदर है तभी उसकी ओवरी में oogenesis शुरू हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर प्यूबर्टी होगा, जबकि oogenesis बिफोर बर्थ मींस जब एम्ब्रियोनिक ओवरी होती है तभी शुरू हो जाते हैं।
और क्या बनते हैं सबसे पहले ओवम को जन्म देने वाली ऊगोनिया, ओवम मदर सेल्स। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बच्ची मां के पेट में है तभी उसके ओवरी के अंदर ऊगोनिया बन चुके होते हैं, बाद में कोई ऊगोनिया नहीं बनते। और कितने नंबर में होते हैं? कपल ऑफ मिलियंस ऑफ oogonia या एग मदर सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ऑफ द बेबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। oogonia मल्टीप्लाई टू फॉर्म प्राइमरी oocyte। अभी भी यही प्रोसेस है, वो भी एम्ब्रियोनिक ओवरी के अंदर हो रही है। बच्ची पेट के अंदर है, उसकी ओवरी के अंदर ये oogonia है, वो एंटर कर जाएगी किसमें? मियोसिस डिवीजन में, और वो बन जाएगी प्राइमरी oocyte। दे एंटर प्रोफेज फर्स्ट। प्राइमरी साइट है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रोफेज फर्स्ट में एंटर कर जाती है ऑफ द मियोसिस एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड एट द दैट स्टेज। प्राइमरी oocyte एम्ब्रियोनिक ओवरी में प्रोफेज फर्स्ट में एंटर कर गई और प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ, वहीं पर वो मियोसिस फर्स्ट है वो अरेस्ट हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। आगे का जो मियोसिस डिवीजन है वो कंप्लीट होता है आफ्टर प्यूबर्टी। बच्ची जन्म ले लेगी, वो 10 से 12 साल की हो जाएगी, तब ये प्रोफेज फर्स्ट, और कहना चाहिए मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा और बनेगा सेकेंडरी oocyte। तो इसी स्टेज में वो ओवरी के अंदर पड़े रहते हैं। Each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cells to form प्राइमरी फॉलिकल। मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये इसकी ओवरी की सेल्स है, वो इसके चारों ओर लिपट जाती है, घेर लेती है इसको। और ये स्ट्रक्चर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि मियोसिस फर्स्ट को अरेस्ट करवा चुकी है, इसको चारों ओर से ग्रेनुलोसा सेल्स ने घेर लिया है, उस स्ट्रक्चर को आप बोल रहे प्राइमरी फॉलिकल। मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। बच्चों याद रखिए, मतलब एक कपल ऑफ मिलियंस ऊगोनिया बने थे, उन oogonia में प्राइमरी फॉलिकल बन गए। प्राइमरी फॉलिकल बन करके और बच्ची है उसने जन्म ले लिया, जन्म से लेकर के प्यूबर्टी के टाइम तक अधिकतर फॉलिकल है वो डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कितने फॉलिकल बचे रह गए? सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचे रह गए, बाकी सारे खत्म हो गए। और 60,000 से 80,000 में से सिर्फ 450 प्राइमरी फॉलिकल्स है वो ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर हो पाते हैं, क्योंकि फीमेल है वो लगभग रिप्रोडक्टिव लाइफ में 450 सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज करती है। तो डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, यहां देखिए प्राइमरी फॉलिकल, ग्रेनुलोसा सेल्स, प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte है, ग्रेनुलोसा सेल्स घेर लिए है, ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स सराउंडिंग ए प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल, more layers of granulosa cells and a new theca surrounding a primary oocyte। ये आप देख पा रहे ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इसके बाद में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, थीका सेल्स हैं, ये लेयर बन गई। और एक ए सेलुलर लेयर है जो ग्रेनुलोसा सेल्स और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बनती है, येलोविश होती है, जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। इसके बाद में टर्सरी फॉलिकल और टेयरिंग आ गई है और डिफरेंशिएशन हो रहा है। फ्लूइड फील्ड कैविटी एंट्रम डेवलप्स, थीका लेयर फॉर्म्स इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्नल। मतलब जो थीका लेयर है वो दो लेयर बना लेती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। यहाँ आप देखिए थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, और ग्रेनुलोसा सेल्स अभी भी चारों ओर से घिरे हुए हैं। और यहाँ ये प्राइमरी oocyte और
ये कैविटी बन जाती है जिसको एंट्रम बोलते हैं, और मैंने अभी बताया था कि ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको टर्सरी फॉलिकल बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन हो जाता है, ये कैविटी और बड़ी हो जाती है। और ग्रेनुलोस लेयर है वो प्राइमरी oocyte के चारों ओर भी लिपटी हुई है, और यहाँ पर भी है। ये देखिए, आपको ये मूंगिया कलर के दिख रहे हैं, और ये कैविटी है एंट्रम। तो यहाँ देखिए पूरी डायग्राम, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, एंट्रम, ग्रेनुलोसा सेल्स की ये लेयर है, और यहाँ पर भी लेयर है। इसको ग्रेनुलोसा सेल्स जो प्राइमरी यूसाइट को घेरे हुए हैं, इसको कोरोना रेडिएटा कहेंगे। और जिस स्ट्रक्चर के द्वारा ये ग्रेनुलोसा लेयर से जुड़ी रहती है, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस। ये रीजन है वो कुमुलस ओफोरस कहलाता है। और इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बनी है उसको क्वाटरनरी फॉलिकल बोल दीजिए, मैच्योर फॉलिकल बोल दीजिए। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ देखिए, ये तो आपका हो गया प्राइमरी oocyte। इसके बाद में यहाँ लेयर्स है सेल्स की, ये कोरोना रेडिएटा, ये कैविटी है एंट्रम। उसके बाद में ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, और थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। और जिस जगह पर ग्रेनुलोसा लेयर सेल्स हैं वो कोरोना रेडिएटा के साथ में अटैच होती हैं, उसको कुमुलस ओफोरस बोलते हैं। क्या क्या नाम दिए हैं? सेल दैट विल बिकम कोरोना रेडिएटा आफ्टर ओवुलेशन, ग्रेनुलोसा सेल्स, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, बेसल लैमिना, एंट्रम फील्ड विद फॉलिकुलर फ्लूइड। ये एक मैच्योर फॉलिकल है जो रप्चर के लिए रेडी है। The primary oocyte in tertiary follicle grows and undergoes first unequal meiotic division to form a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. जब ये ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेती है और दो सेल बनाती है। एक बड़ी सेल होती है जिसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, और छोटी सेल है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों बनी है मैंने अभी आपको बता दिया, इसने सेक्रीफाइस कर लिया सब कुछ, इसको सेकेंडरी oocyte को दे दिया। सो सेकेंडरी oocyte रिटेन्स द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte, सब कुछ इसने ले लिया। इट इज अननोन दैट वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड्स फर्दर और डिजेनरेट्स। मतलब फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होती है, वो आगे डिवीजन करती है या डिजेनरेट हो जाती है, ये अभी तक पता नहीं है। बच्चों याद रखिए, इसने सब कुछ दे दिया है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल लेकर के फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है। क्योंकि हैप्लॉइड सेल बनाना है, हैप्लॉइड सेल बनाना है तो कैरियोकाइनेसिस होना चाहिए, परंतु साइटोकाइनेसिस के साथ में उसने सारा साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है एक सेल को दे दिया, और खुद है वो सिर्फ न्यूक्लियस लेकर के और डिजेनरेट हो गई। The tertiary follicle further changes into the mature follicle, that is Graafian follicle. Secondary oocyte forms a new membrane that is called zona pellucida. अभी चर्चा कर ली। Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte, that is ovum, from the ovary. This is called ovulation. डायग्राम में हम देखेंगे ये सेल डिवीजन में सबसे पहले ऊगोनिया डिप्लॉइड 46 क्रोमोसोम रखेगी। जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है कोटेक्स रीजन में, वो मल्टीप्लिकेशन करेगी, मल्टीप्लिकेशन करके अपना नंबर बढ़ाएगी, नंबर बढ़ा करके और फिर जो सेल डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी oocyte के काम करेगी, मतलब मियोसिस में जाएगी। मियोसिस में जाने पर ये यहाँ पर ये बताया प्राइमरी oocyte डिफरेंशिएट होने का मतलब है खा पी करके बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसको सब कुछ देना है जाइगोट को, तो बड़ी हो जाती है और उसको आप प्राइमरी oocyte बोल रहे हैं। यहाँ मियोसिस फर्स्ट बनेगी, करेगी, मियोसिस फर्स्ट करेगी प्रायर टू ओवुलेशन। मियोसिस फर्स्ट है वो कब होगा? प्यूबर्टी के टाइम पर होगा। और ये मियोसिस फर्स्ट है वो शुरू तो हो जाता है एम्ब्रियोनिक ओवरी में ही, परंतु कंप्लीट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और इसके बाद में
दो अनइक्वल सेल बना रहे हैं, एक हैप्लॉइड बड़ी सेल है जिसको सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं, एक छोटी सेल है जिसको प्राइमरी पोलर फर्स्ट पोलर बॉडी बोल रहे हैं। और ये इस स्टेज में सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही ये रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, जिसको मिसपेल्टली हम ओवम बोल रहे हैं, या आप ओवम कह सकते हैं, क्योंकि आगे जा करके उसको बोलेंगे हम ऊटिड। तो ये जो रिलीज हो रहा है ये सेकेंडरी oocyte है, ये रिलीज हो रहा है। और बच्चों याद रखिए, मियोसिस डिवीजन सेकंड है वो सिर्फ फर्टिलाइजेशन पर होगा, अन्यथा ये सेकेंडरी oocyte फॉर्म में, ओवम फॉर्म में ही बॉडी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फर्टिलाइजेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक स्पर्म इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा ये मियोसिस डिवीजन सेकंड कंप्लीट नहीं करेगी। मियोसिस डिवीजन सेकंड होने पर इसमें फिर से अनइक्वल सेल बनती है, एक फर्स्ट एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है छोटी साइज की, और एक बड़ी पोलर बड़ी सेल बनती है जिसको बोल रहे हैं ऊटिड। और यहां इसके न्यूक्लियस के साथ में स्पर्म फ्यूज होकर के बनाता है जाइगोट। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देखिए, एग देखिए, आप यहां देख पा रहे हैं ये सेल्स की ग्रेनुलोसा सेल्स जो ओवम के चारों ओर पाई जाती है उनको कोरोना रेडिएटा सेल्स बोलते हैं। कोरोना रेडिएटा और ओवम मेम्ब्रेन के बीच में एक लेयर पाई जाती है, ए सेलुलर लेयर पाई जाती है जो उसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में यहाँ ये मियोसिस सेकंड सॉरी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेती है, तो ये सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, तो इस फॉर्म में वो बॉडी से मतलब ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर होता है। स्ट्रक्चर में बात करें तो स्पेरिकल एंड नॉन मोटाइल होता है, साइज अबाउट 0.2 mm इन डायमीटर। ओवम हैज 3 मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उलेमा इनर मोस्ट लेयर है, जोना पेलुसिडा आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड थर्ड लेयर कोरोना रेडिएटा आउटर लेयर फॉर्म्ड ऑफ फॉलिकल सेल्स। ये और इन दोनों का कंपैरिजन भी कर लेते हैं गेमेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन टेस्टिस, oogenesis अकर्स इन ओवरीज। स्पर्मेटोजेनेसिस लिमिटेड ग्रोथ फेज पाई जाती है, oogenesis में इलोबरेटेड ग्रोथ फेज पाई जाती है। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स 4 स्पर्म्स, मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवीजन करके 4 हैप्लॉइड सेल बनाती है। ईच प्राइमरी oocyte गिव्स ओनली 1 ओवम, 2 है वो सेक्रीफाइस कर गई, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी है वो खत्म हो जाती है, और सिर्फ एक ओवम बनता है या ऊटीड बनता है। नो पोलर बॉडी फॉर्मेशन, हेयर पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड, बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड अप टू सेनिलिटी। मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी से लेकर के और लास्ट तक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फेज तक वो बना रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि oogenesis बिगिंस एट एम्ब्रियोनिक स्टेज बट सस्पेंड्स अप टू द प्यूबर्टी, इट सीजेज अराउंड द एज ऑफ 50। मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड में शुरू होता है और प्यूबर्टी तक वो सस्पेंड रहता है, निलंबित रहता है। और प्यूबर्टी से ये oogenesis है वो स्टार्ट होकर के 50 साल तक चलता है, उसके बाद में oogenesis है वो स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये गैमेटोजेनेसिस है वो पढ़ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है सीबीएसई एग्जाम के लिए, और कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।